स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों नेपाल में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है जिसकी वजह से बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनके काफ़ी करीबी लोग, बहुत सारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और ये बेसिकली पूरा मामला है फेक रेफ्यूजी स्कैम से रिलेटेड। ये आप देख सकते हो, नेपाल फॉर्मर होम मिनिस्टर अरेस्टेड इन भूटानीज रेफ्यूजी स्कैम। तो एग्जैक्टली है क्या यहाँ पर नेपाल और भूटान के बारे में क्या मामला है जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है? काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ 2 बैचेस लॉन्च कर रहा है। एक है 20th मई को सुबह 8 बजे क्लास होगी ये, और 25 मई को जो कि शाम को 6 बजे क्लास होगी। जिस बैच में भी आपको एनरोल करना है, आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, इस बैच के अंदर एक सिंगल बैच में आपको पूरा जो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी होती है वो आपको कराई जाएगी। 2025 की करना चाहते हैं प्रिपरेशन, वो ले सकते हैं। NCERT का बैच है, जो भी कुछ आपको लेना है जस्ट यूज दिस कोड। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सैटरडे को जो है काठमांडू में, जो नेपाल की कैपिटल है, वहां पर बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने बेसिकली प्रदर्शन किया ताकि जो रेफ्यूजी स्कैमर्स हैं, जो ये पूरा मामला सामने आया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसको लेकर एक्शन लिया जा सके। जितने भी बड़े नेता इस स्कैम के अंदर शामिल हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। इसकी वजह से ये पूरा आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको एक यहां पर बताता हूं कि नेपाल के पार्लियामेंट में एक इंडिपेंडेंट मेंबर है जिनका नाम है अमरेश कुमार सिंह। उन्होंने अपने शर्ट को भी पार्लियामेंट में निकाल दिया था। ये आप देख सकते हो, इस तरह से अपने शर्ट को जो है पार्लियामेंट में निकाला, और उन्होंने बेसिकली इसलिए निकाला क्योंकि उनका कहना था कि मैं इस पूरे मामले के ऊपर पार्लियामेंट में बोलना चाहता था लेकिन मुझे इसके ऊपर बोलने नहीं दिया गया। और इसकी वजह से आप देख सकते हो डजन्स ऑफ पीपल, इनको यहां पर अरेस्ट किया गया है, इंक्लूडिंग बालकृष्ण खांड। मैं आपको बता दूं, ये होम मिनिस्टर रह चुके हैं इन शेर बहादुर देउबा की जो सरकार थी उसके दौरान, 2021 से 2022 के बीच में जो सरकार थी उसमें ये होम मिनिस्टर रह चुके हैं। सोचिए, उनको यहां पर अरेस्ट किया गया इस रेफ्यूजी स्कैम से रिलेटेड। जो रिपोर्ट सामने आई है मीडिया के अंदर, उसके अंदर यही बताया गया है कि पॉलिटिशियन से लेकर गवर्नमेंट तक के जितने ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे लोग इस पूरे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उस पूरे रिंग के अंदर शामिल है। तो अब क्वेश्चन यह है कि ये रेफ्यूजी स्कैम है क्या, वो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। देखिए, ये पूरा मामला है पिछले 30 साल से रिलेटेड, पिछले 3 दशक से रिलेटेड ये मामला है। बेसिकली अगर आप देखोगे, जो ये नेपाल आप देख सकते हो, और आपको पता ही होगा यहां पर भारत का ये जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ऊपर सिक्किम आता है, तो बेसिकली भूटान और नेपाल के बीच का ये मेन मामला है। तो यहां पर क्या है कि भूटान के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे नेपाली ओरिजिन के जो लोग हैं वो भूटान के अंदर आपका रहते थे। और ये मैं मामला आपको बता रहा हूं 1980s का। 1980 के बाद से जो है क्या होने लगा कि भूटान के अंदर जो नेपाली ओरिजिन के लोग रहते थे उनके ऊपर भूटान की सरकार बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने लग गई। उनके कल्चर से रिलेटेड, उनका जो पहनावा हो गया, ड्रेस हो गया, उसके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगने लग गया, जिसकी वजह से जो नेपाली ओरिजिन के जो लोग थे, जो भूटान के सिटीजन थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भूटान के ही सिटीजन थे, वो खुश नहीं थे। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे नेपाली ओरिजिन के, वो आपका माइग्रेट करने लग गए। ऑल्दो सबसे पहले उन्होंने यहां पर कोशिश किया भारत आने की, लेकिन भारत सरकार ने एंटरटेन नहीं किया और बेसिकली उनको नेपाल की तरफ कह दिया, क्योंकि वो नेपाली ओरिजिन के थे। तो भारत सरकार ने कह दिया कि आप नेपाल के अंदर जाइए। तो 1989 में अब फिर क्या होता है, नेपाल और भारत में अगेन यहां पर थोड़ा सा तनाव बढ़ जाता है। देखो, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा भारत नेपाल में काफी कुछ हुआ है। उसके पहले भी अगर आप देखोगे, राजीव गांधी जी की सब सरकार थी 1980s में, तो उस समय भी नेपाल और भारत में काफी ज्यादा तनाव हुआ था। उसका एक मेन कारण था कि नेपाल ने चाइना से जो है कुछ वेपन्स खरीद लिए थे, और इसी की वजह से लगभग 18 महीने का इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया गया था भारत की तरफ से राजीव गांधी सरकार के समय। तो ये उस समय पूरा मामला सामने आया था। फिर क्या है कि भूटान और नेपाल के बीच में ये जो पूरा मामला था कि जो इतने सारे रेफ्यूजीज जो भूटान से निकलकर नेपाल जा रहे थे, उनका क्या होगा, इसको लेकर भूटान और नेपाल ने लगभग 10 साल तक
1992 से लेकर अगले 10 साल तक जो है बहुत सारी बातचीत की, लगभग बताया जाता है कि 15 राउंड्स ऑफ टॉक्स जो है दोनों देश के बीच में चले, लेकिन कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। नेपाल की सरकार कह रही थी कि ये जो नेपाली ओरिजिन के जो सिटीजन है, जो कि भूटानी सिटीजन है, उनको आप वापस लीजिए, लेकिन यहाँ पर चीजें सही से सुलझ नहीं पा रही थी। तो इसी, और जहां तक भारत की बात है, देखो भारत यहां पर एक बड़ा प्लेयर है, तो उस प्रॉब्ली भारत को यहां पर दखल देना चाहिए था, ऐसा भूटान और नेपाल का कहना है। लेकिन यहां पर भारत ने मना कर दिया। भारत ने कहा कि नहीं, ये आप दोनों देश का मामला है, आप अपने आप उसको सुलझाओ। तो इस समय क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कई सारे 7 वेस्टर्न कंट्रीज, वो है आपका यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 7 कंट्रीज हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो रेफ्यूजीज हैं जो भूटान से निकलकर नेपाल गए हैं, उनको हम लेंगे। और बताया जाता है कि लगभग 1,13,307 इतने सारे जो भूटानीज थे जो नेपाल गए थे एज अ रेफ्यूजी, उनको ये 7 कंट्रीज जो हैं वो आपका ले गए। और इसको करते करते लगभग 2019 में चीजें खत्म हो गई थी। लेकिन 2019 के बाद भी क्या था, आपको याद होगा, पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, केपी शर्मा ओली, उन्होंने यहां पर एक कमिटी का गठन कर दिया। और उस कमिटी ने यह कहा कि देखिए, अभी भी लगभग 429 इंडिविजुअल्स ऐसे बचे हैं जिनको नेपाल से जो है, ऐसे रेफ्यूजीज हैं जो भूटान से इधर आए थे, उनको आपका इन 7 कंट्रीज में भेजना है, बेसिकली यूएस और कनाडा जैसे देशों में उनको भेजना है। और इसी की वजह से उनको जो रेफ्यूजी आइडेंटिटी कार्ड्स है वो यहां पर दिया जाएगा। तो ये, चलो ये समझ में आ गया कि लगभग 429 के इंडिविजुअल्स के आसपास जो लोग हैं उनको जो है भेजा जाएगा, डेवलप्ड कंट्रीज, यूएस और कनाडा स्पेशली। तो यहां पर क्या है कि अब यहीं पर स्कैम सामने आता है। यहां पर बताया ये जा रहा है, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि ये जो 429 इंडिविजुअल्स की जो लिस्ट बनाई गई ना, इन लोगों को यहां पर यूएस भेजा जाएगा, तो उसमें बहुत सारा स्कैम सामने आया और बताया गया कि जो लोग एक्चुअल डिजर्व करते थे, जिनको यूएस जाना था, उनको नहीं भेजा गया। और जो लोग इलीगल तरीके से, गलत तरीके से यहां पर जो नेपाल के सिटीजन हैं, उनको जानबूझकर इस लिस्ट के अंदर रख दिया गया ताकि उनको जो है एज अ रेफ्यूजी बनाकर जो है आपका यूएस भेज दिया जाए। ठीक है, तो ये स्कैम बेसिकली सामने आया और इसके लिए बहुत सारा पैसा कई सारे जो नेपाल के सिटीजन्स हैं उन्होंने दिया सरकार को, ऑफिशियल्स को, ताकि उनको जो है इस लिस्ट के अंदर शामिल करके यूएस भेज दिया जाए। अब आपको पता ही है यूएस बहुत से लोग जाना चाहते हैं। तो यहां पर क्या है, अब ये पूरा मामला सामने कैसे आया, यहां पर क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने आरोप लगाया कि हमने लगभग 1 से लेकर 5 मिलियन रुपीस, सोच के देखिए, 1 से लेकर 5 मिलियन रुपीस के आसपास तक बहुत से लोगों ने दिया था सरकार को, ऑफिशियल्स को, गलत तरीके से, ताकि उनको इस लिस्ट के अंदर डाला जाए। लेकिन ये लोग जो है यूएस जा नहीं पा रहे थे। तो इसकी वजह से, मतलब कि इन्होंने पैसा दे दिया था सरकार को, अब ये लोग अपना हक डिमांड कर रहे थे कि देखिए हमने तो पैसा दे दिया और मतलब जो भी है ये गलत तरीका है, लेकिन फिर भी इन्होंने पैसा दिया था और इनको यूएस जाना था, लेकिन यहां पर वो यूएस नहीं जा पा रहे थे। और फाइनली इसी की वजह से कई लोगों ने, जिन्होंने पैसा दिया, जो लोग का काम नहीं हो पा रहा था, उन्होंने नेपाल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटी करप्शन बॉडी है, जिसका नाम है कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, तो ये जो अथॉरिटी है उनको जाकर कंप्लेन कर दिया। और जब ये कंप्लेन किया गया, तब से जो है ये पूरा मामला सामने आया है। और यही बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो इसके अंदर शामिल हैं। वो मतलब एक प्रकार से बहुत सारा पैसा लेते थे और इलीगल तरीके से जो लोग एक्चुअल में डिजर्व करते थे यूएस जाना, उनको नहीं भेजा गया। और नेपाली जो सिटीजन्स हैं, कई लोगों को, उनको भेजने की प्रक्रिया इनके द्वारा की गई। तो इसी को लेकर बहुत सारा अरेस्ट हो रहा है। इनफैक्ट आप जितने भी नाम आप यहां पर देखो, एक पर्सन है, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, टॉप बहादुर रयामाझी, जो कि केपी शर्मा ओली के गवर्नमेंट के दौरान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। तो वो एब्सकॉन्डिंग है, मतलब पता नहीं है कहां पर है। उनके बेटे जो हैं संदीप रयामाझी, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरीके से नेपाली कांग्रेस के लीडर, देखो अभी नेपाल के अंदर आप देखोगे जो सरकार है ना, केपी शर्मा ओली अभी ओपोजिशन में, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता होगा, क्योंकि क्या है कि जब अभी रिसेंटली जब पहले सरकार बनी थी, जो लेटेस्ट चुनाव हुआ था, उसके आधार पर केपी शर्मा ओली और जो सीपीएन एमसी है, जो प्रचंडा जिनको कहा जाता है, जिनका नाम है पुष्प कमल दहल, ठीक है, तो केपी शर्मा ओली और जो प्रचंडा है, दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन अगेन दोनों के बीच में सरकार टूट गया और जो प्रचंडा है वो आपका एनसी, नेशनल नेपालीज कांग्रेस से जाकर मिल गए और इन्होंने मिलकर ये पूरी सरकार बना ली। और इस समय प्रचंडा ही प्राइम मिनिस्टर हैं, पुष्प कमल दहल जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के। तो इस समय जो सबसे बड़ी पार्टी है नेपालीज कांग्रेस, ये आप देख सकते हो, जिनके पास 88 सीट्स है, उन्हीं के ही यहां पर आप देख सकते हो, उनके जो फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं सुजाता कोइराला, उनके जो एड हैं
केशव दुलाल, उनको भी यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि अरेस्ट कर लिया गया। सबसे पहला अरेस्ट इनफैक्ट उन्हीं को किया गया था, और भी कई लोगों के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी किया गया, अरेस्ट किया गया है, और वो सब आप चाहो तो नाम देख सकते हो। लेकिन इसका ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, इसका इंपैक्ट क्या हुआ है। देखो, ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं रेफ्यूजी स्कैम को लेकर, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नेपाल के, क्योंकि क्या होता है ना, नेपाल के जो लीडर्स हैं, गवर्नमेंट में हो चाहे ओपोजिशन में हो, उनको एक प्रकार से इंप्यूनिटी मिली हुई थी कि कोई भी अगर स्कैम सामने आता था, पहले कोई भी चीज होता था तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाता था। पहली बार शायद ऐसा देखने को मिल रहा है कि चाहे गवर्नमेंट से जो ऑफिशियल्स हैं, नेता हैं, या फिर ऑपोजिशन की तरफ से, उनको यहां पर अरेस्ट किया जा रहा है। और ये जो स्कैंडल है वो एक बहुत ही बड़ा इमोटिव इशू बन गया है एज अ नेशनलिज्म के तौर पर भी अगर आप देखोगे, और लोग इसको जरा भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा फाइनेंशियल गेन पॉलिटिशियंस के द्वारा किया गया है। और इसको लेकर मैं आपको यह भी बता दूं, जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, पुष्प कमल दहल प्रचंडा जो है, उन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया, 11 मई को जो है एक प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च होना था, तो उसमें भी कुछ ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं है, ऐसा एलिगेशन लगाया गया, जिसकी वजह से उनको ये पूरा प्रोसेस रोकना पड़ गया। कहीं ना कहीं सरकार को इस समय डर है, खुद प्राइम मिनिस्टर को डर है नेपाल के, कि अगर इसी तरह से अरेस्ट बढ़ता गया तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसकी वजह से उनका खुद का नाम भी सामने आ सकता है। कुछ लोग उनका खुद का भी नाम बोल रहे हैं प्रचंडा का, कि वो भी इसके अंदर शामिल है। तो बहुत सारी चीजें इस समय नेपाल में चल रही हैं, और ये एक काफी इंपॉर्टेंट इशू जो है बन गया है। देखना होगा इसका अल्टीमेट जो इंपैक्ट है वो क्या होता है, क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। बट आई होप कि जो भी कुछ था वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसी, मतलब यूनाइटेड नेशंस की ये 4 एजेंसीज हैं, इनमें से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो रेफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।